नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स की जून तिमाही की अर्निंग्स रिपोर्ट की गहराई में जाने वाले हैं। देखा जाए तो ये रिपोर्ट आंकड़ों से भरी हुई है, लेकिन सच कहूं तो इसके भीतर की कहानी बेहद दिलचस्प है। इन भारी भरकम नंबरों के पीछे आखिर क्या चल रहा है और भारत के ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए इसके क्या मायने हैं, आइए इसे डीकोड करते हैं। शुरुआत ही एक ऐसे नंबर से करते हैं जो सच में हैरान कर देने वाला है। 83.24%। जी हां, ये साल दर साल कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में आया वो शानदार उछाल है जिसने पूरी इंडस्ट्री का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इतने बड़े स्तर की कंपनी के मुनाफे में अचानक इतनी तेज ग्रोथ आना कोई आम बात नहीं है, और इसीलिए इसके पीछे की पूरी रणनीति को समझना काफी रोमांचक हो जाता है। खैर, इस पूरी तस्वीर को साफ साफ समझने के लिए हमने इस चर्चा को 5 अहम हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले Q1 वित्तीय उछाल, फिर प्रॉफिट मार्जिन के कारण, उसके बाद थोक बिक्री और मार्केट शेयर, कमर्शियल पोर्टफोलियो का विस्तार, और अंत में हम देखेंगे आगे की राह। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं भाग 1 Q1 वित्तीय उछाल और करते हैं इस शानदार मुनाफे का विश्लेषण। जरा इस छलांग को देखिए। पिछले साल इसी अप्रैल से जून की अवधि में जो मुनाफा 1397 करोड़ रुपए था, वो अब सीधे 2560 करोड़ तक पहुंच गया है। अगर हम इसे ठीक पिछली तिमाही के 1793 करोड़ रुपए से भी जोड़कर देखें तो भी ये एक बहुत बड़ा और स्पष्ट सुधार है। अब यहां पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है कि आखिर इतना बड़ा जंप आया कैसे। देखिए, सारा कमाल सिर्फ गाड़ियां बेचने का नहीं है। असल में इस मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा टाटा कैपिटल में किए गए निवेश पर मिलने वाले स्मार्ट मार्क टू मार्केट लाभ की वजह से आया है। यानी सही जगह पर किया गया निवेश इस बड़ी छलांग की एक अहम चाबी बना। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मेन बिजनेस में कोई खास ग्रोथ नहीं हुई। अगर हम मुख्य ऑपरेशंस पर नजर डालें तो रेवेन्यू में भी करीब 20% का जबरदस्त उछाल आया है, जो अब 20,576 करोड़ के आंकड़े को छू रहा है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि कंपनी का मूल व्यवसाय भी पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, प्रॉफिट मार्जिन के कारण, यानी कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी या कहें तो परिचालन दक्षता। यहां जिस मैट्रिक पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है वो है कंपनी की कोर ऑपरेटिंग कमाई यानी ईबिडा। इसमें 57.6% का एक शानदार सालाना उछाल देखा गया है और यह बढ़कर 3,272 करोड़ रुपए हो गया है। सीधे शब्दों में कहें तो कंपनी अपने रोजमर्रा के बिजनेस से बेहतरीन तरीके से मुनाफा निकाल रही है। अगर इसे थोड़ा और गहराई से डिकोड करें तो 15.83% के मार्जिन का सीधा सा मतलब है बेहतरीन ऑपरेशनल ताकत। पिछले साल के मुकाबले इसमें लगभग 3.85% का सुधार हुआ है। और जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो ये कि लगातार 12 तिमाहियों से, यानी पूरे 3 साल से, कंपनी ने इस डबल डिजिट मार्जिन को मजबूती से बनाए रखा है। इस पूरी स्थिति को टाटा मोटर्स के CFO GV रमणन के इस बयान से एकदम सही कॉन्टेक्स्ट मिलता है। कमोडिटी की कीमतों में लगातार हो रहे उतार चढ़ाव और बाजार की तमाम चुनौतियों के बावजूद कंपनी की लीडरशिप ने सख्त प्राइसिंग डिसिप्लिन और काफी प्रोएक्टिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट के जरिए अपने प्रॉफिट मार्जिन को बिल्कुल सुरक्षित रखा है। चलिए अब थोड़े फाइनेंशियल नंबरों से बाहर निकलते हैं और भाग 3 में बात करते हैं थोक बिक्री और मार्केट शेयर की, यानी असल में कितनी गाड़ियां सड़कों पर उतरी। जमीनी हकीकत की बात करें तो इस तिमाही में कुल 108.7 हजार गाड़ियों की थोक बिक्री हुई। ये कुल वॉल्यूम में 26% की एक बहुत बड़ी वृद्धि है। ये आंकड़ा साफ साफ बताता है कि मार्केट में कॉमर्शियल वाहनों की कितनी भारी डिमांड चल रही है। अगर हम इस ग्रोथ को अलग अलग हिस्सों में तोड़कर देखें तो डोमेस्टिक मार्केट में 26% की मजबूत वृद्धि हुई है, लेकिन असली सरप्राइज तो एक्सपोर्ट्स में है, जहां वॉल्यूम 35% की शानदार रफ्तार से बढ़ा है। ये अंतरराष्ट्रीय बाजारों में टाटा की गाड़ियों की बढ़ती और मजबूत मांग का एक बहुत बड़ा संकेत है। और यही वजह है कि डोमेस्टिक कमर्शियल वाहन मार्केट में इनका 36.8% का एक बड़ा हिस्सा है। पिछली तिमाही के मुकाबले देखा जाए तो ये 1% का सीधा सुधार है। बाजार में यह आंकड़ा इनके एक छत्र राज और डोमिनेंट लीडरशिप को पूरी तरह से साबित कर देता है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, कमर्शियल पोर्टफोलियो का विस्तार, जिसमें पारंपरिक ICE से लेकर CNG और EV सब शामिल हैं। मार्केट में अपने इस दबदबे को आगे के लिए कैसे सुरक्षित रखा जाए? इसका जवाब है इलेक्ट्रिक वाहनों के 300-400 से ज्यादा नए ऑर्डर्स। ये एक बहुत बड़ा नंबर है जो इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों के भविष्य के लिए कंपनी की लीडरशिप को और भी ज्यादा मजबूत कर रहा है।
हालांकि फोकस सिर्फ इलेक्ट्रिक पर ही नहीं है। मार्केट के हर एक सेगमेंट को अच्छी तरह कवर करने के लिए कंपनी ने छोटे कमर्शियल वाहन लाइनअप में नए इंटरनल कंबस्टन, सीएनजी और ईवी ऑप्शंस जोड़े हैं, जिनमें एस गोल्ड प्लस एक्सेल, इंट्रा V40 और इंट्रा ईवी जैसी गाड़ियां शामिल हैं। स्केल और मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है तो इस ऐतिहासिक पल को इग्नोर नहीं किया जा सकता। हाल ही में लखनऊ प्लांट ने 10 लाख यानी 1 मिलियन कमर्शियल वाहनों के उत्पादन का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन छुआ है और इसके बिल्कुल साथ ही इंडोनेशिया के लिए नए अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर्स की डिलीवरी भी शुरू हो चुकी है। गाड़ियां बनाने और बेचने से एक कदम आगे बढ़ें तो पर्यावरण और सस्टेनेबिलिटी को लेकर भी एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है। कंपनी ने इस्तेमाल किए गए ऑटोमोटिव ल्यूब्रिकेंट्स को रिसाइकिल करने के लिए HPCL के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है। एक बेहतरीन सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल की दिशा में उठाया गया ये वाकई एक कमाल का कदम है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी भाग पर, आगे की राह यानी भविष्य का आउटलुक और लीडरशिप की रणनीति। फ्यूचर को लेकर लीडरशिप का विजन काफी क्लियर नजर आ रहा है। MD और CEO गिरीश वाग का ये नजरिया बताता है कि लगातार इनोवेशन करने और ग्राहकों को बेहतर वैल्यू देने पर जो उनका फोकस है वो आगे भी इस प्रॉफिटेबल ग्रोथ की कहानी को यूं ही ड्राइव करता रहेगा। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। जिस तेजी से पूरा ऑटोमोटिव परिदृश्य बदल रहा है, क्या पारंपरिक और इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों का ये संधा हुआ रणनीतिक मिश्रण आने वाले समय में भी मुनाफे की इस 83% वाली रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार को बनाए रखने के लिए काफ़ी होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय की रिपोर्ट्स में देखना वाकई बहुत ही रोमांचक होने वाला है। If you like the content, please like and subscribe. Comment on Finance Seco India.